कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नैना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं शिवम जी? मैं बहुत अच्छा हूँ। हमारी जो यात्रा हमने अभी पूरी की 9 महीने की, हम प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी को समझे। इवन प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले से लेकर के अभी तक हम यहाँ पर 9 महीने को खत्म कर चुके हैं। लेकिन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बहुत लोगों के मन में रहता है, जैसे ही न्यूज मिलती है कि माँ बनने वाली है, उसके बाद से ही प्रश्नों के सिलसिले शुरू रहते हैं, अंदाजों के सिलसिले शुरू रहते हैं, लोग अंदाजे लगाने लगते हैं, कई कई फैक्ट्स अपने बताने लगते हैं और उससे एक आइडिया लेकर के आते हैं कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। इसके बारे में हमने सबसे पहले बात की थी कि लड़के होने की चांस ज्यादा है या लड़की होने की चांस ज्यादा है, जब हमने डिस्कस किया था कि जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उसको लेकर के हमने कैलकुलेशन ली थी कि अगर 4th डे में है, 6th डे में है, 8th डे में है, 10th डे में है, जो भी इवन डेज वाले में है तो लड़के होने की चांस ज्यादा है, और अगर ऑड में है तो लड़की होने की चांसेस ज्यादा है। एक ये तो हमारे पास फैक्ट आया। लेकिन और भी कई हम देखते हैं, कई दादी नानी के कई कई नुस्खे होते हैं, कई टोटके होते हैं कि ऐसा हो रहा है तो लड़का होगा या फिर ऐसा हो रहा है तो लड़की होगी। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम इस चीज को समझते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगी एंड और एक जो एक वैज्ञानिक आधार पे भी बताऊंगी। तो पहले मैं वैज्ञानिक आधार पे बताऊंगी कि जो लड़का होगा या लड़की होगा वो डिपेंड करता है, हमारे क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। ठीक है। जो जैसे सभी लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम है एक्स एक्स, जो एक्स एक्स होता है वो फीमेल का होता है और जो एक्स वाई होता है वो मेल का होता है। तो जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हें सिर्फ लड़के ही लड़कियां हो रही है या फिर माँ को दोष दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूंगी कि जो माँ होती है वो कभी भी जिम्मेदार नहीं होती है कि उसको लड़का होगा या वो लड़की होगा। वो जिम्मेदार जो होता है वो उसका पिता होता है, क्योंकि जो फीमेल है उसके पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, एक्स एक्स से ही होते हैं। लेकिन जो मेल है उसके पास दो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स वाई। यदि अगर एक्स एक्स मिला है तो उसका लड़की होगा और अगर एक्स वाई मिला है तो वो लड़का होगा। ये एक वैज्ञानिक आधार है। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि ऑड और इवन डेज की हमने बात की थी। तो जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है, तो देखिए आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो भी चीजें बताई गई है वो अनुभव के आधार, वो प्रैक्टिस के आधार पर, कहीं भी जो ग्रंथ है वो गलत नहीं होते हैं। लेकिन पहले कैसा होता था कि जो ग्रंथ होते हैं वो कंठस्थ करके ना एक दूसरे को बताया जाता था। जैसे आपने भी आजकल बहुत सारे रील्स में देखा है कि आप सामने वाले को बताते हो, वो आपको इशारे कर कर बताता है, जब लास्ट वाला रहता है तब हमें कुछ और सुनकर मिलता है। तो वैसे ही जो हमारे वैदिक ग्रंथों के साथ हुआ है कि ग्रंथों में कुछ और बताया गया था एंड उसका जो हमारे सामने आ रहा है वो कुछ अलग तरीके से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास में उसको समझने की इतनी नॉलेज है। एंड जब और हमारे ग्रंथों के साथ काफी सारी छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि काफी सारे मुगल साम्राज्य आए हैं। तो आप नालंदा की तो हिस्ट्री जानते ही है, मैं यहाँ से नहीं अपना ट्रैक भटकूंगी, लेकिन काफी सारे चीजों के हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुई है एंड जो नॉलेज हमें प्रॉपर तक आना चाहिए था वो कहीं ना कहीं वो अधूरा है। ठीक है। एंड अभी बहुत सारे रिसर्च आप लोग देख रहे होंगे इंस्टा पे सारी चीजों पे। तो अगर हम बेस की बात करें, हम ग्रहों की बात करें, तो कई साल पहले हमारे जो वेद ऋषि मुनि थे वो ग्रहों की स्थिति से वो बता देते थे कि चीजें कैसी बदलने वाली है। तो हम इस चीज को हम गलत नहीं मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो ये ऑड ऑड इवन का जो खेल है वो इस तथ्य पर आधारित होता है कि हर एक प्रहर की एक एनर्जी चेंज होती है। तो उसमें वो टाइम भी दिया होगा। अगर हम आयुर्वेद में देखेंगे तो पर्टिकुलर आपको वो टाइम दिया है, आपको तिथियां दी जाती है। तो जब वहां पर स्वर नाड़ी से भी उसको जोड़ा गया है कि आपका, मैं अभी इसको डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आज हम भ्रांति देखेंगे। तो कल मैं आपके पास दो तीन चीजें ऐसी लाऊंगी, चाहे वो आयुर्वेद के हिसाब से हो, चाहे अभी थोड़ा सा छोटा सा नॉलेज दे देती हूँ, या फिर स्वर के हिसाब से हो, स्वर विज्ञान के हिसाब से हो। कि जब आपका जो नोस्ट्रिल आपका जब वो एक्टिव होता है तो वो हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाता है। देखिए जब भी जब
बच्चे का जब गर्भधारण की जब प्रोसेस में आप लोग रहते हैं, तो उस समय आपका हार्मोन्स कौन सा सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो उस चीज पर डिपेंड करता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, तो हम कुछ प्रोसेस से, कुछ मेडिसिन के, आयुर्वेद में ऐसी मेडिसिन बताई गई है, कुछ प्रोसेस से या फिर तिथियों के माध्यम से जो एनर्जी से कनेक्ट, बायोलॉजिकल क्लॉक से कनेक्ट करके, एंड काफी सारे जो हमारा स्वर विज्ञान है उससे कनेक्ट कर कर हम अपने जो हार्मोन्स, सॉरी जो क्रोमोसोम है, हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड उसके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं लड़का होगा या लड़की होगा। अभी यहाँ पर ये एक बात निकली है, तो ऐसे ही हम लोग गेम खेल रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड। तो उसने ना एक इंस्टा पे एक कैलकुलेशन आया था चीनी कैलेंडर करके। तो वो जो चीनी कैलेंडर में ये था कि उसमें आपकी एज देखनी थी एंड आपने कंसीव कौन से मंथ में किया वो आपको बताना था। तो क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो वो जानना चाहती थी लड़का होगा या लड़की होगा। तो जिन जिनको कंसीव मंथ था और जो एज थी, जब उस समय ना जब आप प्रेग्नेंट हुई तब आपकी एज क्या थी एंड मंथ कौन सा था, उसने वो काफी जो फ्रेंड्स से अपने पूछा, हम लोगों से पूछा, तो उसने जो कैलकुलेशन जो निकाला वो कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठा। मेरा भी कैलकुलेशन निकाला, तो मेरा भी जो कैलकुलेशन था, उस समय मेरी एज कितनी थी एंड मेरा मंथ कौन सा था, उससे वो जो था कि लड़का हुआ, तो वो जो कैलकुलेशन था वो बिल्कुल सटीक बैठा। उसने अपना खुद का निकाला तो उसको भी बैठा हुआ है। तो हम इसको ना पूरी तरीके से ना हम उसको डिनाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये अंधविश्वास है, लेकिन अगर ये चीज आ रही है तो कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन के आधार पर ही ये चीजें आई है, रिसर्च के आधार पर ही आई है। हाँ, बट यहाँ पर कोई वैज्ञानिक जो तथ्य नहीं है, यहाँ पर वैज्ञानिक रूप से रिसर्च नहीं किया गया है, तो हम उसको निग्लेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि रिसर्च में ऐसा आ रहा है। अब उसने नियर अबाउट 6-7 लोगों को देखा एंड 6-7 लोगों का जो था वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गया, तो इसे हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे स्वर विज्ञान में भी बहुत सारी चीजें, तो इसको कल हम लोग डिटेल में देखेंगे कि लड़का होगा या लड़की होगा, क्योंकि उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं कि हम चीजों को चेंज कर कर, हमारी एनर्जी को चेंज कर कर, हमारे बॉडी की प्रोसेस को चेंज कर कर हमारा जो क्रोमोसोम है हम उसको एक्टिव कर सकते हैं एंड उसके आधार पर हम डिपेंडेंट कर सकते हैं कि लड़का होगा या फिर लड़की होगा। तो कैसे किया जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, तो रिसर्च का विषय है, लेकिन हम इसके ऊपर डिटेल से आपको मैं बात करूंगी। अभी तो मैंने आपको एक मॉडलिटी बता दी है चीनी पद्धति की, ऐसे हम लोग और करेंगे। अभी सबसे मेन इश्यू आता है कि बहुत से चीजें बोलती कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसके पीछे का जो वैज्ञानिक आधार है वो क्या है। अगर हम लोग मैं आयुर्वेद को बहुत प्रिफर करती हूँ, क्योंकि जो आयुर्वेद है उसमें इतना सटीक दिया, अगर आप उसको पढ़ोगे ना तो मजा आ जाता है आयुर्वेद को। उसमें इतनी सारी चीजें दी गई है और सटीक तरीके से दी गई है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर क्या, वहां पर आज हम जो भी मानेंगे हम वैज्ञानिक आधार पर मानते हैं कि हमें रिसर्च चाहिए होती है कि भाई रिसर्च क्या हुआ है, आप रिसर्च बताओगे, मानते हैं कि हाँ ये चीजें सही है। लेकिन अगर हम इन चीजों को, वहां पर रिसर्च की कमी है, वहां पर सिर्फ ग्रंथों में लिखा गया है, तो हम कैसा होता है, हम कभी कैसा होता है पढ़े पढ़े पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ड्रॉबैक बोलेंगे कि चीजें, हमारी ही चीजें वो घूम फिर कर वो हमें ही आके बताई जाती है कि जो चीजें हैं वो ये। अगर हम न्यूटन के लॉ को ले ले तो भाई पहले भी तो चीजें गिरती थी एंड गुरुत्वाकर्षण शब्द का जो मीनिंग है वो आपको हमारे ग्रंथों में मिल जाता है, लेकिन न्यूटन जी ने हमें दिया एंड हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स हम मानते हैं, राइट। तो हमारे ग्रंथों में ये सारी चीजें दी गई है, लेकिन वहां पर वो चीजें मना की गई है, उसके पीछे वहां पर रीजन था, लेकिन वो रीजन को ना हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। एंड वहां पे रिसर्च नहीं होने की वजह से वो कैसा होता है, हमें भ्रम पैदा करता है। लेकिन वहां पर वो चीजें बताई गई है, पर्टिकुलर मना किया गया है, तो उसका रीजन है वहां पर। अभी जैसे एक होता है कि गर्भवती महिलाओं को पपीता या अनानास नहीं खाना चाहिए, तो उसमें यही चीजें होती है कि उनको क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये गर्म करता है। तो इसमें कैसा होता है, गर्भपात का होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप कच्चा खाओगे तो आपके ये चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। आप पका वाला खा सकते हो, लेकिन ये जो पका वाला जो शब्द है ना, ये कोई नहीं बताता है, बस आपको पपीता नहीं खाना है। अब पपीता नहीं खाना है, पपीता नहीं खाना है, पपीता नहीं खाना है, ये वो सारे रूमर्स, वो चीजें वो फैल जाती है। वही चीजें कि मैंने एक पर्सन को एक्शन करके बताया एंड वो थर्ड पर्सन को वो गया, वहां पर वो जो चीजें थी टोटली डिफरेंट हो जाती है। तो यही चीजें हो रही कि ग्रंथ हमारे कुछ और कह रहे हैं
एंड हम उसको समझ और रहे हैं एंड बता कुछ और रहे हैं। तो ये चीजें हमारा एक ड्रॉबैक है। और ठीक है, अभी हम और देखेंगे कि जैसे एक होता है कि ठंडी चीजें नहीं खाना चाहिए, बच्चा बीमार हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे प्रेगनेंसी में मना करते हैं, मुझे भी मना किया कि दही ज्यादा नहीं खाना चाहिए, दही खा बीमार हो जाओगे, दही रात के समय नहीं खाना चाहिए। तो आयुर्वेद में बिल्कुल लिखा गया है कि जो दही है वो रात में नहीं खाना चाहिए, बात क्योंकि वो बात कफ को बढ़ावा देता है। अगर वो कफ को बढ़ावा देगा तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये क्यों ऐसा बोला गया कि पहले जो आयुर्वेद में जो मेडिसिन चलती थी वो वात कफ पित्त पर डिपेंडेड होती थी। पहले के जमाने में देखोगे तो आप बहुत सारे वहां पर काढ़े दिए जाते थे, हरीला दिया जाता था, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन दी जाती थी, धूनी दी जाती थी आयुर्वेदिक हर्ब्स की, क्योंकि वहां पर मेडिसिन नहीं थी। वहां पर जो हम साइंटिफिक वे से वहां पर चीजें नहीं की जाती थी, एंटीबायोटिक्स नहीं थी, तो वहां पर हर्ब्स पर डिपेंडेड होना पड़ता था। अगर अभी मुझे सर दर्द हो रहा है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर मुझे मेडिसिन दे देगा एंड हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स में या बहुत मोर देन 10 मिनट्स में मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो टाइम कंज्यूमिंग होता था, बैक्टीरिया के इश्यूज होते थे, फंगस इश्यूज होते थे, तो वो उनको हर्ब के थ्रू वो मैनेज करते थे। लेकिन आजकल ये चीजें नहीं है। पहले बोला जाता था कि आप बैगन नहीं खा सकते हो, आप मूंगफली नहीं खा सकते, आप मसूर की दाल नहीं खा सकते, आप उड़द की दाल नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि आपको पहले आयुर्वेदिक हर्ब्स दी जाती थी। मसूर की दाल हो गया, उड़द की दाल हो गया, ये आयुर्वेदिक दवाओं को उतारने का काम करती थी। तो चीजें अभी सराउंडिंग में क्या है कि अभी आप कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो रहा है, तो आपके पास मेडिसिन है, आपके पास एंटीबायोटिक है, आपको सारी चीजें दे सकते, क्योंकि उतना हमारे विज्ञान ने उतनी प्रगति कर ली है, उतना रिसर्च कर लिया है। लेकिन जो चीजें हैं वो वही की वही है। अभी डॉक्टर्स बोलते हैं आप सब खाओ, आप चावल खाओ, आप सारी चीजें खाओ, आप सब कुछ खा सकते हैं। इवन जैसे पुराने टाइम में आप देखोगे कि जो महिलाएं होती थी तो उनको 5 दिन तक कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता था। एंड अभी डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, आप कुछ भी खाओ, सारा सब कुछ चलेगा, चावल खाओ, बैगन खाओ, सारी चीजें खाओ, क्योंकि अभी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, राइट? अभी आप एलोपैथिक मेडिसिन पे है। तो एलोपैथिक मेडिसिन में परहेज की जरूरत ही नहीं रहती है। बट हाँ, अगर आप आयुर्वेदिक लोगे तो वहां पर किससे आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाओगे तो वहां पर सबसे बड़ा वो चीज आपको पथ्य और अपथ्य ही देगा कि हमें क्या चल सकता है, क्या नहीं चल सकता है। अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना है तो वहां पर चीजें बहुत इम्पोर्टेंट, आपकी परहेज करना, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। तो इसलिए जो हमारी दादी नानी हमें वो चीजों के लिए मना करती थी, तो वो उसका जो बिहाइंड द रीजन ये था, क्योंकि हमारा जो विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं की थी। वी आर डिपेंडेंट ऑन द आयुर्वेदिक जो होम रेमेडीज होते थे या आयुर्वेदिक मेडिसिन पर हम लोग डिपेंडेंट होते थे, तो इसलिए वो चीज एक भ्रम वो बढ़ता गया। बट नाउ अभी कैसा है कि अभी हमें कुछ भी होता है तो हम आयुर्वेदिक एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं एंड हम उनका इंटेक्ट कर लेते हैं, तो वो इश्यूज हमें नहीं आते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर होगी। तो हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप एक्सेस मात्रा में अगर आप खाओगे तो आपको इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो आहार है वो ना मेडिसिन की जैसा आहार, तो आपको बहुत अति सर्वत्र वर्जते, तो कोई भी चीज की आप अति करोगे तो वो आपको नुकसान करेगी ही करेगी। तो एक लिमिट में खाइए, तो उससे कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। अभी एक ये होता है कि ज्यादा अल्ट्रासाउंड करने से बच्चा कमजोर होता है। देखिए ऐसा अल्ट्रासाउंड करने से, देखिए वो एक्सरे रेज होती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके बेबीज पे अगर इम्पैक्ट करेगी, तो हमें अपने मन मर्जी से ना अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए। डॉक्टर को पता होता है कि हमें कब अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, हमें कब कराना चाहिए। बिल्कुल ये टोटल मिथ्य है कि अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चा कमजोर होता है, क्योंकि पुराने जमाने में अल्ट्रासाउंड वाली तकनीक नहीं थी। जो दाइया थी, जो हमारी दाइया होती थी, वो इतनी नॉलेजेबल होती थी कि वो हाथ देखकर, महिला का चेहरा देखकर वो प्रॉब्लम्स को बता देती थी। अभी तो ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत कम बोलूंगी मैं, कि वो नाड़ी देखकर आपका रोग क्या है, आपकी बिहेवियर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, एंड आपकी पूरी वो कुंडली निकाल कर रख देते हैं। आयुर्वेद में इतना डिटेल दिया कि आपकी सिर्फ नाड़ी से, जो नाड़ी विशेषज्ञ होते हैं वो अभी वो आपको देख के बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है।
अभी हम नेक्स्ट करेंगे कि चाय और कॉफी पीने से बच्चा काला होता है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए मना किया जाता है कि उसमें कैफीन बहुत ज्यादा होता है, और प्रेगनेंसी जो महिलाओं के लिए है, कैफीन बहुत नुकसानदायक होता है, तो वो मना किया जाता है। जैसे हम जब छोटे थे तो हमें मम्मी बोलती थी ना, ऐसा मत करो नहीं तो आपके साथ ही गलत हो जाएगा, भगवान आपको पाप दे देगा। राइट, हर चीज हमारे यहाँ धर्म से जोड़ी जाती थी। एंड हमारी छोटे बच्चे तो हमारी थिंकिंग क्या होती थी कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान हमें पाप दे देंगे, या हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, या बिल्ली रास्ता काट देगी तो हमारे साथ कुछ गलत ही होगा। ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे भी रीजन होता है, क्योंकि पहले के जमाने में लाइट नहीं थी, तो इसलिए कि अगर आपको आंखें चमकती हुई दिखे या कुछ दिखे तो वो वहां पर रुक जाना चाहिए, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय के हिसाब से वो चीजें बताई गई थी। तो उसमें अभी कैसा होता है, तो वहां पर वो चीजें जोड़ दी जाती है कि नहीं, कि अगर आप कैफीन डाल पियोगे तो आपका बच्चा काला होगा, तो वो चीज हमने नहीं करनी चाहिए। इसलिए उसके पीछे वो इस तरीके से जो मिथ्या है, या फिर हम किंवदंती बोल सकते हो, या फिर हम एक सेंटेंस जोड़ दिया जाता है कि अगर आप चाय या कॉफी पियोगे तो बच्चा काला होगा, क्योंकि वहां पर आपको सही रीजन नहीं पता होता है। अभी देखिए, एक बहुत बड़ा मिथ है कि यदि अगर कोई लड़की है, एक माँ है, यदि उसका चेहरा बहुत सुंदर दिखाई देता है, चेहरे पे निखार होता है, तो वो लड़की होती, क्योंकि वो सुंदर दिख रही है। एंड जो चेहरे पर दाने हो, चेहरा मुरझाया हुआ हो, तो लड़का होता है। देखिए, यहाँ पर वो जो चीजें हैं कि जो लड़का एंड लड़की होना, तो वो आपके हार्मोनल, जो चेहरे पर जो दाने आना है, वो निखार आना है, वो आपके हार्मोनल चेंजेस के होने की वजह से होता है। कि अगर आपके चेहरे पर निखार आ रहा है, आप बहुत सुंदर दिख रहे, कोई फीमेल्स देखिएगा वो बहुत सुंदर हो जाती है, उनके बाल जितने पूरे ईयर में नहीं बढ़ते हैं, उतने वो प्रेगनेंसी टाइम में उनके हेयर्स बढ़ जाते हैं, चेहरे पे अनोखा एक ग्लो आ जाता है। किसी किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है, चेहरा मुरझाता है, झाइयां चेहरे पर आ जाती हैं। तो ये सिर्फ हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी और अधिकता से होता है। एंड क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी अलग अलग कैपेसिटीज होती है, तो और हार्मोनल हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, हमारा सराउंडिंग सबका अलग होता है, हमारा एटमॉस्फेयर अलग होता है, तो ये सारे जो कारक है वो इम्पैक्ट ये सारी चीजें भी करते हैं। अभी एक ये है कि यदि कोई महिला यदि कोई मीठा खाती है तो उसको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। अगर खट्टा खाने का मन है तो लड़का होता है, और मीठा खाने का मन है तो लड़का होता है, एंड खट्टा खाने का मन है तो लड़की होता है। तो ये भी सारी जो चीजें हैं वो महिला के चॉइस पर डिपेंड करती है कि उनको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो ऐसा भी कहीं ये कुछ क्योंकि हमारे जो फीलिंग्स है वो हमने वीडियो में भी देखे वीडियोस में कि ये जो सारी चीजें होती है हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे शरीर में कितने इमोशनल चेंजेस आते हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। एक चीज है कि यदि जब हमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जो लेबर टाइम है वो आ गया और हमें बहुत लेबर के दर्द होना है और बहुत इजीली हमें बेबी होना है, तो हमें कैस्टर ऑयल इसको जिसको अरंडी का तेल भी बोला जाता है, ये पीना चाहिए। तो देखिए, अरंडी का जो तेल होता है वो हमारे उसका गर्भाशय से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि हम जो पिएंगे तो वो हमारे स्टमक में जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, एंड वहां पर जो हमारा जो पॉटी होती है वो प्रॉपर तरीके से होती है। ठीक है, तो क्योंकि कहते हैं हमारा पेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पेट ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे वो रेक्टम पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो रेक्टम पे इम्पैक्ट पड़ने की वजह से हमारा जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है। तो आप कैस्टर ऑयल पियोगे तो आपको जो स्टूल जो हार्ड हो गया है, जो आपको स्टूल को लेके जो प्रॉब्लम जा रही है वो आपकी वो क्लियर हो जाती है, क्योंकि गर्भाशय में आपका कैस्टर ऑयल आप जाओगे तो उतना वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसको पूरा डाइजेस्ट होने में और करने में, तो ये जो टोटली है वो सारी चीजें हैं। जैसे एक होता है कि आप सूर्य ग्रहण में यदि कुछ काटते पीटते हैं तो आपका जो होठ, आपके जो बच्चे का जो होठ है वो कट जाता है, तो ये भी तरीके का मिथ है। सूर्य ग्रहण में इसलिए महिलाओं को कुछ काम करने से मना किया जाता है, उनको शांत बैठने से बोला जाता है कि वहां पर की जो एनर्जीज होती है वो अच्छी नहीं होती है
है ना। एंड जो गर्भवती महिलाएं होती है उनकी एनर्जी ऑलरेडी वीक होती है, उन पर इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो सूर्य की जो रेज है वो काफी हानिकारक होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी खाने पीने की चीजें वहां पर हम तुलसी के पत्ता रख देते हैं, या मंदिर के कपाट बंद कर देते हैं, या पानी बदल देते हैं, तो उसका यही रीजन है कि उसके सराउंडिंग में जो वाइब्स होती है, जो एनर्जीज होती है, वो सही नहीं होती है। एंड जो तुलसी में वो क्या करती है कि वो सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब की जाती है, तो इसलिए ये चीजें करी जाती है। जैसे ये भी है कि सुई धागा से भी काम नहीं करना चाहिए, तो जो बच्चे के जो होंठ है वो फटे हुए होते हैं, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि सुई धागा से काम करने के लिए इसलिए मना करते होंगे कि हमारे जो आई साइट है ना वो कमजोर हो जाती है, और पहले के जमाने में सभी लोग सारे काम सुई धागे से ही होते थे, घर पे ही होते थे, तो इसीलिए मना किया। इसलिए उसके साथ वो जोड़ दिया कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। एक ये चीज है कि अगर आप ज्यादा मूली खाते हो तो बच्चा गंजा हो जाता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एक्सेस मात्रा में कोई भी चीज करोगे तो वो आपके लिए हानिकारक हो जाती है, क्योंकि उसमें जैसे बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो हमारे गर्भावस्था के लिए सही नहीं होते। अगर आप उसको सीमित मात्रा में खाओगे तो वो आपको बेनिफिट देगा, लेकिन अगर आप उसको एक्सेस मात्रा में खाओगे तो कहीं ना कहीं उससे आपको प्रॉब्लम ही होगी। ये भी मिथ्या है कि अगर आप धूप में जाओगे तो आपका बच्चे का रंग काला हो जाएगा। तो धूप में जाने से बच्चे का रंग काला तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपका जो रंग है वो काला हो जाएगा। लेकिन माँ को विटामिन डी की जरूरत होती है, तो यदि अगर माँ सुबह उठकर जो 9 बजे तक है, अगर हम गर्मियों के दिन की बात करें तो मैं 8 बजे तक ही बोलूंगी। एंड विंटर सीजन की बात है, अब या विंटर रीजन जहाँ पर ऐसे रीजन में रहते हो कि जहाँ बहुत ज्यादा ठंडा हो, तो 10 बजे तक की आप धूप ले सकते हैं, वो बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको विटामिन डी उससे मिलेगा, जो आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, दोनों की बोन्स के लिए वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। एक ये भी मिथ है कि अगर आप ज्यादा अचार खाते हो तो बच्चा जिद्दी होता है। देखिए, जो बच्चा जो जिद्दी होना, ये उसके सराउंडिंग पर कि आप उसको कैसे पेरेंटिंग दे रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। एंड अचार हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऑयल होता है, वो नमक होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके बीपी के इश्यूज को बढ़ा सकता है। तो वो प्रेगनेंसी में, स्पेशली जब आप 3 मंथ में हो, स्पेशली आप स्टार्टिंग के 3 मंथ एंड लास्ट के 3 मंथ में हो, तो उसको बिल्कुल आपने अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है तो आपने बिल्कुल भी अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आपका खाने का मन है तो आप बेशक ले सकते हैं। एक ये भी मिथ है कि गर्भवती महिलाओं को एक्टिव होना चाहिए, ज्यादा सोना नहीं चाहिए, नहीं तो जो बच्चा है वो भी बहुत वीक होता है एंड एक्टिव नहीं होता है, वो भी सोते रहता है। देखिए, इसका कुछ कुछ महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, तो वो सोना ज्यादा पसंद करती है। लेकिन आप जितना ज्यादा घूमोगे फिरोगे, एक्टिव रहोगे, हाँ, अगर आपको बेड रेस्ट बोला गया है तो इट्स ओके, क्योंकि ये डॉक्टर, क्योंकि आपकी बॉडी की कंडीशंस ऐसी नहीं है कि आप वॉकिंग कर सको या चल सको, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहां से हो सकती है। तो इससे अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है तो ये चीज है। अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं बोला है तो आपको थोड़ी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो। और अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो बच्चे को भी जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से जाएगा, ब्लड बच्चे को प्रॉपर तरीके से जाएगा तो उसकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना है। प्रेगनेंसी में बहुत सी महिलाओं को नींद आती है, तो वो कुछ एक्टिविटी कर सकती है, फ्रेश रह सकती है, पढ़ सकती है, घूम कर सकती है, तो जिससे उनका जो स्लीपीनेस है वो कम हो जाए। क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस के, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा कुछ चेंजेस होता है तो वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में वो इमोशंस आते हैं। तो आप नींद को भगाने के लिए आप चल सकती हो, पानी पी सकती हो, नारियल पानी पी सकती हो। जैसे ये है कि जो गर्भवती महिलाओं को ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, इससे बच्चे का विकास रुक जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
कि अगर हाँ, कि जैसे पहले के ज़माने में ना पेट के पास कमरबंद पहना जाता था, बहुत हेवी हेवी ज्वेलरी पहनी जाती थी। तो कैसा होता है कि जब आपके बॉडी में ऑलरेडी स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, कुछ महिलाओं की वाटर रिटेंशन बॉडी होती है, तो जैसे अगर आपने ज्वेलरी पहनी है तो वो मैंने वीडियोज़ में भी बताया था कि अगर आप 5th 6th 7th 8th मंथ में आ गई है तो आप अपनी ज्वेलरी को उतार के रख दीजिए, क्योंकि अभी आपकी ज्वेलरी हो सकता है कि वो टाइट हो जाए और आपको काटना पड़े। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर आपकी वाटर रिटेंशन बॉडी है, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, तो आपने जो ज्वेलरी वेयर की है, तो वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो। जैसे आपने देखा होगा ना कि प्राचीन में बहुत बड़े-बड़े हाथ में कड़े पहने जाते थे। अगर आप पुराने लोगों को भी देखोगे, हमारे दादी-नानी को कुछ क्षेत्रों में देखोगे, तो वो काफ़ी चांदी के वो कड़े पहनते हैं, पैरों में काफ़ी बड़े-बड़े कड़े पहनते हैं। तो वहाँ से उनको वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए वहाँ पर ये चीज़ें जोड़ दी गई हैं कि आपको ज्वेलरी नहीं पहनना चाहिए। ये है कि गर्भवती महिलाओं को घर की सजावट नहीं करनी चाहिए। देखिए, सजावट करने से मतलब है कि अगर आपका मन सजावट करने का, तो बिल्कुल आप अपने घर की सजावट कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि आपको कोई हेवी सामान नहीं उठाना चाहिए। तो इसलिए वो चीज़ वहाँ पर जोड़ दी गई है कि आप सजावट के चक्कर में कहीं चीज़ें ऊपर ना चढ़ जाओ, या जल्दी-जल्दी आप चलने ना लगो। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया है कि जब हम सजावट में करते हैं तो हम लोगों का ध्यान नहीं होता है कुछ भी, और हम अपनी ही धुन में करते जाते हैं। जैसे ही हमारा पेट बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो हमारे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो कैसा होता है, तो वहाँ आपको वो दिक्कत आ सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना ध्यान रखते हैं एंड प्रॉपर तरीके से आप वर्क करते हो, तो डेफिनेटली आप अपने घर की सजावट कर सकते हो। एंड गर्भावस्था में तीखा खाने से बच्चा शरारती होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज़ें हो सकती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो महिलाओं को जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है वो गर्भावस्था से शुरू होती है। तो और गर्भावस्था में यदि अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाते हो तो आपकी जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है? अगर आपको कोई ऐसा समझाएगा कि भई तेज मत खाओ, तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो आप सुनोगे? बिल्कुल नहीं सुनोगे। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि देखो, अगर तुम ज़्यादा तेज खाओगे तो बच्चा शरारती होगा, आप ये मान लोगे? बिल्कुल मान लोगे। तो इसी तरीके से ना ये जो मिथ है वो बनते गए हैं। तो जो उसका जो रीज़न है कि यही है कि अगर आप खाते हो और आपके बॉडी में, हमको एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने हमारे पुराने वीडियोज़ में भी बोला है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ज़्यादा तेज खाओगे, क्योंकि आप पानी जनरली, बहुत सी महिलाएँ पानी कम पीती हैं, एंड तेज खा लेगी तो उनको कहीं न कहीं वो इरिटेशन होगा। ठीक है? तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा तेज़ खाओगे तो आपको वो प्रॉब्लम हो जाएगी, सीने में और ज़्यादा जलन होगी, क्योंकि ये तामसिक आहार है ना, तो इसलिए आपको मिर्च मसाले वाला जो आहार है, तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से वो चीज़ें जोड़ दी गई। देखो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। जैसे हम छोटे थे, वो रहते हैं ना कि भई देखो, तुम यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। बस वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर आपने ये किया तो आपका बच्चा शरारती हो जाएगा। तो हम भी डरते थे ना कि अभी मुझे झूठ नहीं बोलना, नहीं तो मेरी नाक लंबी हो जाएगी। तो बस वही चीज़ें आगे बढ़ते जा रही है। एक ये भी मिथ है कि 7वें महीने के बाद बाल कटाने से जो बच्चे की उम्र है वो कम हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बाल का कटाने से कोई संबंध नहीं है कि उसकी उम्र कम हो जाती है। एंड ये भी देखा जाता है कि अगर आपका जो 8वें महीने में है तो वो सर्वाइव नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है। जो पहले के ज़माने में कैसा होता था कि जो चीज़ें अननेचुरल चीज़ें हो जाती थी। मैं अगर हिस्ट्री देखूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम कि 8वां महीना जस्ट आपका खत्म होता है ना, एंड वो बेबी सीज़र से निकाल लिया जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में जो डिलीवरी होती थी वो नॉर्मल होती थी। ठीक है? और वहाँ पर इतने मेडिकल साइंस वहाँ पे नहीं था, तो इसलिए वो माना जाता था। और जनरली जो महिलाएँ होती थी वो 8वें महीने में वो अपने मायके जाती थी, ट्रैवलिंग करती थी। तो इसलिए 8वें महीने में ट्रैवलिंग से मना किया जाता है, क्योंकि पहले बैलगाड़ी पे जाया जाता था, रोड अच्छे नहीं होते थे, पत्थर के होते थे, तो वहाँ पर वो चीज़ें ज़्यादा खराब ना हो, तो ये चीज़ें बताई गई है। क्योंकि पहले के जो समय था एंड अब के समय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसमें जो चीज़ें हैं वही रह गई है, लेकिन वैसे देखा जाए मेडिकल साइंस को यदि हम देखा जाए तो काफ़ी सारे बदलाव आ गए हैं।
ये है कि हमें कुत्ता बिल्ली से हमें दूर रहना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल आपको कुत्ता बिल्ली से दूर रहना चाहिए, ये मिथ्या है। क्योंकि तो उसका रीजन है कि एक तो सबसे पहले इसके बहुत सारे रीजन है कि अगर आपके घर में पेट है तो बहुत उसके छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वो ब्रीदिंग में, आपके खाने में वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, बट कहीं ना कहीं वो जाते हैं। एंड अगर उसको किसी प्रकार का, भले ही आपने उसको मेडिसिन दिया, कुछ दिया है, कुछ इन्फेक्शन हो, कुछ उसको वायरस की कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो चीजें आपके बच्चों को भी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अगर वो आपके घर में तो इट्स ओके, अगर आप उसको डाइट दे दो तो इट्स ओके। कहीं पे भी अगर वो पोटी करता है, उसके पोटी में यदि कोई इन्फेक्शन हो या कुछ, क्योंकि उनके उसमें उनके कंटेंट अलग आते हैं, स्पेशली बिल्ली के, तो वो आपके और आपके बेबी के लिए काफी हार्मफुल होता है। तो कोशिश कीजिए कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर आप आपके पास पेट डॉग है तो उससे अपने आप को जितना दूर रखिए उतना अच्छा होगा। क्योंकि वो कितना भी कहा तो वो पेट डॉग है, और वहां पर इन्फेक्शन होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये चीजें मैं यहाँ पर ये अवॉइड करूंगी कि आप पेट डॉग बिल्कुल अपने पास मत रखिए, क्योंकि इनविजिबल हेयर्स बहुत सारे उनके झड़ते रहते हैं। अगर हम भी देखें तो हमारे जो हेयर्स है, अगर टाइल्स व्हाइट है तो आपको आपके हेयर दिख जाते हैं, लेकिन अगर टाइल्स ब्लैक कलर की हो या मार्बल की तो आपको आपके हेयर नहीं दिखते, इनविजिबल हेयर नहीं दिखते हैं, राइट। तो ठीक इसी उनके तो व्हाइट ही हेयर्स रहते हैं, या आपको वो नहीं देख पाते, बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा वो हार्मफुल हो सकता है। ये है कि हल्दी और घी खाने से जो हमारा प्रेगनेंसी है या जो प्रसव है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। देखिए अगर हम घी खाते हैं तो घी हमारे लिए जो है वो लचीलेपन का कार्य करता है, तो घी खाने से हमारे जो जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड जो हल्दी होती है उनमें एंटीसेप्टिक गुण होता है, तो क्योंकि अभी आप एक बच्चे को दे रहे होते, कहीं ना कहीं आपके बॉडी में वो इन्फ्लामेशन होगा, वो प्रॉब्लम्स आपको होगी, तो जब आप हल्दी आपके बॉडी में उसका कंटेंट अच्छा रहेगा तो वो एज एंटीबायोटिक काम करेगी। एंड पहले के जमाने में कोई हर्ब्स तो कोई मेडिसिन तो नहीं दी नहीं जाती थी, उनकी जो मेडिसिन रहती थी वही यही हल्दी रहता था, घी रहता था, यही सारी चीजें उनकी मेडिसिन दी जाती थी कि ताकि उनको किसी तरीके की आगे जो दिक्कत ना हो, जो भी उनको इश्यूज हुए हैं वो उनके बहुत जल्दी रिलीज हो जाए, ताकि उनके बॉडी में वो कंटेंट वो मेंटेन रहे। ठीक है, जैसे हमें भी कहीं पे भी चोट लग जाती है तो हम सबसे पहले हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हमारी मम्मी बोलती है उस पर हल्दी डाल दो, एंड जब हल्दी डालते हैं तो हमारा वो ब्लड निकल जाता है। तो इसी तरीके से जब प्रेगनेंसी में इतनी सारी प्रोसेस होती है तो कहीं ना कहीं वो हल्दी एक बेनिफिट हमें देती है, घी भी हमें वो बेनिफिट देता है, क्योंकि घी में भी काफी अच्छे कंटेंट होते हैं। अभी जो है कि जैसे बहुत सी चीजें बताई जा सकती है कि महिला का जो है कि पेट है, पेट देखकर उसका आकार बताया जा सकता है कि ये जैसे किसी का गोल दिखता है तो किसी का पेट ऊपर की तरफ दिखता है, किसी का पेट थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखता है, तो ये ऐसा नहीं है। बच्चे की अपनी पोजीशन होती है, बच्चा हेल्दी है, कैसा बच्चा सराउंडिंग ले रहा है, किस डायरेक्शन में बच्चा डेवलप हो रहा है, तो वो उस पर डिपेंड होता है। हम नहीं देख के बता सकते हैं कि उससे लड़का होगा या लड़की होगा। एंड ये है कि ग्रहण में बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वही जो रीजन है कि ग्रहण में बाहर नहीं जाना चाहिए कि जो एनर्जीज होती है वो अच्छी नहीं होती है इस वजह से। एंड ये है कि चलने फिरने यदि अगर आप फिरते हो तो नाल लिपट जाती है, तो बिल्कुल भी नाल ऐसा नहीं लिपटती है, वो बच्चे की मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से पोजीशन ले रहा है। मुझे लगता है मैंने काफी हद तक सारी चीजें क्लियर कर दी है शिवम जी। बिल्कुल, और कई सारी भ्रांतियां मुझे लगता है आज टूटेगी। कई लोग जो इसको देख रहे होंगे वो समझेंगे कि बच्चा काला इसलिए नहीं हो रहा कि माँ कुछ खा रही है, बच्चा शरारती इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि माँ ने कुछ खा लिया, या फिर माँ ने मीठा खाना पसंद था इसलिए लड़का हुआ, खट्टा खाना पसंद था इसलिए लड़की हुई। इस तरह की चीजें वाकई में हकीकत नहीं है। जो साइंटिफिक पॉइंट है उसको हमने समझा कि अगर एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है तो फीमेल होगी, और अगर XY क्रोमोसोम मिल रहा है तो मेल होगा। यही साइंस है, और इसी के बेसिस पर हम पता कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ईश्वर की ही संतान है, ईश्वर से ही आ रही है, तो हमें जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और
प्री डिलीवरी हमें ना ही इसका चेकअप करना चाहिए। और जो भी आए, चाहे लड़का आए चाहे लड़की आए, उसको भगवान का आशीर्वाद मान करके स्वीकार करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। आज हमने बहुत सारे मिथ्स को समझा, बहुत सारे मिथ्स को जाना कि क्या क्या मिथ्स होते हैं, जिसमें आपने कई सारे मिथ्स जो आज बताए वो काफी अलग भी थे, मेरे लिए पहली बार सुनने को मिले। कि अगर वो ज्यादा तीखा खा रहा है तो फिर बच्चा जो है नटखट हो सकता है। लेकिन उसका कारण जब समझा कि वो बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, माँ को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए मना किया जाता था। इसको हम बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं, मुझे लगता है सभी व्यूअर्स इसको काफी अच्छे से रिलेट करते हैं कि जब भी वो भी कुछ गलत करते हैं तो उनके पेरेंट्स ने ऐसे ही उनको बोला होगा। और इसी तरह की और भी कई सारे मिथ्स हम अगली वीडियो में डिबंक करेंगे, उसको खोलने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर सिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इन चीजों से बच सकते हैं। नैना जी, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग टुडे, और इतनी सारी चीजों को आपने इतने आसान शब्दों में बताया। आगे की वीडियो में फिर एक बार जानेंगे और डेप्थ में कि और क्या क्या मिथ्स हो सकते हैं, और भी थोड़ा सा चीजें समझने की कोशिश करेंगे आयुर्वेदा के थ्रू, और भी अलग जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनके थ्रू। आगे आने वाली वीडियो में और भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड।